Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ वेरी मोटिवेशनल एंड अ ब्यूटीफुल नोट विच इज गोइंग टू बी हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम ओलंपियाड की बात करें या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, वी टीचर्स मेक श्योर कि हम आपको बेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड कर सकें सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए। साथ ही साथ मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स भी अपना 100% दे रहे हो ताकि आप हर एक वीडियो को देखकर अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सको। सो व्हेन वी आर गिविंग आवर 100%, व्हेन यू गाइज आर गिविंग योर 100%, देन फॉर श्योर कोई नहीं रोक सकता आपको टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स, करेक्ट। और इसीलिए ये बहुत वैलिड लाइन होती है विच इज हम होंगे कामयाब। सो इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल लाइन के साथ, एक एनर्जी के साथ, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विच इज गोइंग टू बी idioms and proverbs पे based multiple choice questions which will be totally of intermediate level. Now these questions आपको करना क्या है, वही जो हम बिगनर लेवल में करते आए हैं, complete the following। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो, जिन्होंने बिगनर लेवल का वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पे, प्लीज़ ये गलती मत करो। आपको जितने भी वीडियोस का जो एक क्या बोलूँ मैं, एक जो ऑर्डर होता है ना कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम उसके बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जैसे मैंने बिगनर लेवल दे दिया है, फिर हम थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी इन इंटरमीडिएट लेवल, एंड फिर हम एकदम अचीवर्स टाइप के, जो अचीवर सेक्शन वैसे आपके एग्जाम्स में आता है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो वही चीज़ है कि वैसे क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट अचीवर सेक्शन में करते हैं। सो आपके पास हर एक क्वेश्चन का एक डिफाइंड लेवल है, तो वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको भी ऑर्डर फॉलो करना है व्हाइल यू वॉच द वीडियोस। सो आई मेक श्योर कि आप इंट्रोडक्शन, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट, अचीवर्स ऐसे ही ऑर्डर में इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको कुछ ना एकदम से डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। करना वही है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इडियम्स प्रोवर्ब्स का एक मिक्सचर होगा जिसमें आपको उनको बस कंप्लीट करना है, ठीक है। और क्या मीनिंग है हर एक इडियम या प्रोवर्ब का मैं आपको बताती जाऊंगी वंस वी विल सी द राइट आंसर। एंड या दिस इज टोटली ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ऑलराइट, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्री ब्लैंक कंपनी। मिस्री हेल्प्स कंपनी। कंपनी इन द सेंस यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपनी मतलब कोई साथीदार, ठीक है। सो मिस्री यानी दुख, इट helps company, it loves company, it likes company या ये leads company। यानी कि मिस्री जो है उसकी वजह से एक मदद हो जाती है, किसी कंपेनियन सॉर्ट ऑफ ले लेते हैं यहाँ पर, कंपनी मतलब एक साथ कुछ लोग हैं, या इट लव्स अ कंपनी, या फिर इट लाइक्स, या फिर इट लीड्स टू दैट। सो यहाँ पे जो आंसर है ना, इट्स नन अदर देन लव्स, ठीक है। दुख जो है वो हमेशा एक साथीदार ढूंढता है, लेकिन इट लव्स कंपनी। अब साथीदार किस में होगा? ऑब्वियसली दुख में ही, राइट, मतलब वो भी दुखी होगा, लाइक अभी दुख और वो कंपनी जो है वो भी दुख। तो इसको जो हम बोलेंगे ना, मीनिंग इट इज पीपल हु आर अनहैप्पी मे गेट सम कंसोलेशन फ्रॉम नोइंग दैट अदर्स आर अनहैप्पी टू। और ये सच भी है, जो लोग दुखी होते हैं ना, अगर उनको पता चलता है कि कोई और भी जो है वो बहुत दुखी है तो इनको थोड़ी खुशी मिलती है। सो देयर आर सम पीपल इन दिस वर्ल्ड जो दूसरों को दुखी देखकर अपना जो दुख है उसको सॉर्ट ऑफ भूल जाते हैं और खुश भी होते हैं कि चलो और कोई भी है जो अनहैप्पी है। सो ऐसे लोग को कहते हैं मिस्री लव्स कंपनी, यानी दुख जो है अगर वो कहीं और भी देखता है दुख तो वो खुश हो जाता है, चलो ठीक है मेरे को साथ मिल रहा है, डन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन ब्लैंक। लीव मतलब रहने देना, नो स्टोन कोई भी पत्थर, हेल्पफुल टर्न्ड अनटर्न्ड या फिर वेस्ट। सो लीव नो स्टोन, लाइक कोई भी पत्थर जो है वो हमें हेल्पफुल नहीं रखना है, हमें उसको टर्न नहीं करना है, हमें उसको अनटर्न यानी कि बिना उठाए नहीं छोड़ना है, या फिर उसको वेस्ट नहीं रखना है। सो ये होता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सारी कोशिशें करनी है, कोई भी कोशिश ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो। लाइक हर एक पत्थर को टर्न करके देखो, क्या पता वहां सोल्यूशन हो। सो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव अ गुड रिजल्ट, स्पेशली व्हेन लुकिंग फॉर समथिंग।
यानी आप अगर कोई चीज चाहते हो अचीव करना, या यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, या यू लुक फॉरवर्ड टू फुलफिल अ गोल, देन मेक श्योर आप हर एक कोशिश कर रहे हो, यू डू एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू अचीव अ गुड रिजल्ट. दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू डू ऑल द बैड थिंग्स एंड स्टफ. नहीं, मतलब जो भी कोशिशें कर सकते हो करो, ताकि आप अपना गोल जो है वो अचीव कर सकें, ऑब्वियसली एथिकली. डन. ओके, चलो थर्ड पे आते हैं. There's no such thing as a free blank. कोई भी ऐसी चीज नहीं होती. कैसी? एज अ फ्री लंच. एक फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता, फ्री मील जैसा कुछ नहीं होता, फ्री डिनर या फ्री ब्रेकफास्ट. यानी अब यहाँ पर सब कुछ एक सॉर्ट ऑफ मील के ही नाम दिए हुए हैं. वो लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, या खुद एक मील है. अब इसको क्या रखे, लाइक व्हाट वी शुड कीप. अब ऐसा लग रहा होगा कि यार ब्रेकफास्ट डिनर लंच क्यों ऐसे करेंगे स्पेसिफाई, पक्का इन्होंने ना मील का यूज किया होगा एंड ऑल, बट ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. ठीक है, सो दिस इज नॉट मील, दिस इज नॉट डिनर, दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट. ये लंच का यूज कर रहा है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेट टू एम्फसाइज दैट यू कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. फ्री में कुछ नहीं मिलता, एडवाइस को छोड़कर. एडवाइस भी कोई इसीलिए दे रहा होता है बिकॉज दे आर माइट बी वेरी कनेक्टेड टू यू, सो दे विल फील बेटर इफ दे एडवाइज यू विथ समथिंग गुड. तो वहां पे भी कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा होता है देखा जाए तो वही चीज है कि कुछ भी फ्री जैसा कुछ नहीं होता है. आपको कुछ भी अगर मिलता है ना तो उसका कुछ तो या बोल सकते, क्या बोलते, कॉस्ट तो लगता ही है. ठीक है, सो सेट टू एम्फसाइज दैट यू कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग. यू कैन गेट एवरीथिंग और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. मार्क्स चाहिए तो पढ़ना पड़ता है, राइट. ऐसे ही अगर किसी को अच्छा सैलरी चाहिए तो उनको अपना बेस्ट काम करना पड़ता है. तो हर एक चीज करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो लगती है. सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, लाइक नथिंग यू विल गेट फॉर नथिंग. समझ रहे हो? सो यू हैव टू डू समथिंग एंड देन ओनली विल गेट समथिंग. डन. ओके, चलो तो वही है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ एन. अब यहाँ पर ना दो टाइप के आपको वर्ड्स दिए जाते हैं. एक तो जो आंसर अभी दिख जाएगा, और एक और है वर्ड, वो भी मैं बता दूंगी. सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ, एक पहाड़ मत बनाओ. किस में से? ऑफ एन हिल, मतलब एक हिल में से. ठीक है, देन एक हाउस, एक नेस्ट, एक एंट हिल. अब यहाँ पर अगर कॉमन सेंस यूज करते हैं तो आर्टिकल एन है, और ये सिर्फ फिट बैठ रहा है एंट हिल के साथ, बिकॉज बाकी सारे वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो आप एन हिल, एन हाउस, एन नेस्ट नहीं बोल सकते हो, बट आप एन एंट हिल बोल सकते हो. ठीक है, तो एक चींटी का घर है, मतलब तू छोटू सा, और आप उसका बहुत बड़ा पहाड़ बना दे रहे हो, तो वो मत करो. तो कई चीजें जो हैं वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसी ट्रिवियल होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, उसका पहाड़ नहीं बना देना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंट हिल भी मिल रहा है जो कि एक आंसर है. साथ ही साथ एंट हिल के साथ मोल हिल भी कभी कभी दे देता है. तो अगर किसी ऑप्शन में मोल हिल आता है तो डोंट बी लाइक एंट हिल होना चाहिए, मोल हिल क्यों बना दिया. नहीं, आप मोल हिल भी यूज कर सकते हो. क्लियर? ओके, तो अभी के लिए आंसर क्या है भाई? डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ एंट हिल. और कभी अगर मोल हिल आया तो आप उसको भी टिक कर सकते हो. नाउ दिस इज टू मेक अ स्लाइट डिफिकल्टी सीम लाइक अ सीरियस प्रॉब्लम. मतलब ऐसा होता है हमारी लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं. अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगी लाइफ, राइट. तो इसीलिए छोटे छोटे चैलेंजेस भी अगर आते हैं ना, कई लोग होते हैं जो इतनी छोटी सी भी डिफिकल्टी होती है ना कि नहीं अब कैसे होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब नहीं कर सकते. और कुछ लोग होते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी डिफिकल्टी है, मैं डील कर सकता हूँ. तो वही चीज़ है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं बनाना चाहिए. दैट इज समथिंग जो आपको ये अच्छा सा लाइन सिखा रहा है. डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ एन एंट हिल, या फिर डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल. डन. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. माई ब्लैंक आर टाइड. अब ये भी बहुत कॉमन है, और आई गेस इसको मूवीज वगैरह में भी बहुत यूज करते हैं. विच इज माई थॉट्स आर टाइड. मेरी जो सोच है, विचार हैं, वो बंधे हुए हैं. माई फ्रेंड्स आर टाइड. मेरे दोस्त बंधे हुए हैं. माई हैंड्स आर टाइड. मेरे हाथ बंधे हुए हैं. और माई एनिमीज आर टाइड. मेरे दुश्मन बंधे हुए हैं. क्या इन तीनों लाइन्स में से ऐसी कोई लाइन लगी कि हाँ ये तो सुनी हुई है? बिल्कुल लगी होगी थर्ड वाली, विच इज मेरे हाथ बंधे हुए हैं. तो कभी कोई आपको बोलता है कि भाई वाई डोंट यू डू समथिंग, या तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, या वाई डोंट यू डील विद दिस, तो सामने वाला बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं. तो वही चीज है, माई हैंड्स आर टाइड. बंधे हुए इन द सेंस मैं कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, है ना. सो इसका जो मीनिंग है वो है, इफ द हैंड्स आर टाइड यू आर नॉट फ्री टू बिहेव इन द वे दैट यू वुड लाइक. लाइक आप कुछ चाह रहे हो करना, यू आर विलिंग एंड यू रियली विल एंड विश कि कुछ करो, बट
you can't do it, you can't take an action because आपको allowed नहीं है, like you are not free to behave in that way. So when your hands are tied, it means you want to do something but because of certain restrictions, because of certain rules जो आपको follow करने ही हैं, और because of the requirement of काइंड ऑफ बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, उस वजह से आप जो है क्या कर सकते हैं भाई, वो काम नहीं कर सकते हो ऑल्दो यू वांट टू. क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. आउट ऑफ ब्लैंक आउट ऑफ माइंड, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही लाइफ लर्निंग टाइप का ये बोल सकते हो क्वेश्चन है. विच इज़ आउट ऑफ स्मेल आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर स्मेल लाइक नहीं आ रही किसी चीज़ की, उतना दूर है वो, तो आपके दिमाग से भी वो चली जाएगी चीज़. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आपकी आंखों के सामने से कोई चीज़ हट जाएगी तो फिर आपके दिमाग से भी हट जाएगी. आउट ऑफ थॉट, आपकी सोच से कोई चीज़ हट जाएगी तो दिमाग से भी हट जाएगी. एंड आउट ऑफ लाइफ, जिंदगी से दूर तो फिर माइंड से दूर. चलो ठीक है, अब यहाँ आप शायद ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, साइट थॉट लाइफ थोड़ा ऐसे लॉजिकल लग रहा है, स्मेल का क्या लेना देना है, करेक्ट. सो यहाँ पर जो आंसर है वो ये है कि नज़रों से कोई चीज़ दूर हो जाती है ना तो दिमाग से भी दूर हो जाती है. लाइक जब तक कोई चीज़ आपके सामने होती है यू रियली केयर ऑफ इट, या फिर आप बोल सकते हो यू रियली थिंक अबाउट इट. बट व्हेन वो चीज़ जो है वो दूर हो गई, आंखों से अब दिख ही नहीं रही, आपकी नज़रों के सामने है ही नहीं, आए दिन आप देख ही नहीं रहे उस चीज़ को, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये है परफेक्ट कंप्लीशन. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, यू सून फॉरगेट पीपल और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर विजिबल और प्रेजेंट. ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग जो अब आपकी आंखों के सामने नहीं हैं, या आप ज़्यादातर नहीं उनको देख रहे हो, या यू नो कहीं चले गए हैं, या अक्सर आपको नहीं दिखाई देते हैं, तो आप उनको भूल भी जाते हो, लाइक यू डोंट रिमेंबर देम. अब ये हर किसी के लिए नहीं है, ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो आपके बड़े क्लोज होते हैं एंड यू आर इन टच विद देम, तभी आप उनको याद रखते हो. सपोज एक बात बताओ, अभी कोई स्कूल फ्रेंड है, ठीक है, अब उनका ना उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया, द पर्सन लेफ्ट द प्लेस, दूसरे स्कूल में चले गए, आपसे ना फ़ोन पे बात होती है, ना मैसेज पे बात होती है, ना वीडियो कॉल होता है. नाउ यू रियली, अब 1 साल हो गया, बताओ 1 साल में आपने जब कोई बात ही नहीं की, यू हैव नेवर, लाइक यू हैव नॉट सीन द पर्सन, आपको पता भी नहीं है क्या चल रहा है, तो फिर आप भूल जाओगे, है ना. भूल जाओगे इन द सेंस नहीं कि आपको याद ही नहीं, हाँ वो कौन क्या किसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं, मतलब आपको याद नहीं रहेंगे. इट विल बी नॉट बी लाइक अ फ्रेश मेमोरी इन योर माइंड. सो वही चीज़, यू सून फॉरगेट पीपल और थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर विजिबल और प्रेजेंट. डन? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Blank is bliss. What is bliss? Ignorance is bliss. Inexperience is bliss. Innocence is bliss. या foolishness is bliss. अब definitely foolishness तो नहीं बोलोगे आप कि it is bliss. And innocence शायद आप incline हो रहे होगे कि ये better लग रहा है, but this is option A जिसे कहते हैं ignorance is bliss. और ये बहुत पूछा जाता है. Like ओलंपियाड की बात ना भी करो अगर, तो स्कूल लेवल पे कई बार इस टॉपिक को दे दिया जाता है, लाइक यू शुड स्पीक ऑन इट, बिकॉज पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या है, तो क्या बात करें, है ना. सो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है सेट टू एम्फोसाइज दैट समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन. कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमको पूरा नॉलेज नहीं होता, बट हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हमको हर चीज़ पता होनी चाहिए. वी वॉन्ट टू नो दिस ऑल्सो, वी वॉन्ट टू नो दैट ऑल्सो. बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन सिचुएशंस के बारे में अगर आपको कम ही पता हो तो आपके लिए बेहतर होता है. ज़रूरी नहीं है हमेशा हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानना आपके लिए फ़ायदेमंद हो, कभी कभी कुछ चीज़ें ना जानना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. सो इग्नोरेंस इज ब्लिस मीन्स व्हेन यू डोंट नो सर्टेन फैक्ट्स और सर्टेन थिंग्स अबाउट अ सिचुएशन, इट इज़ समटाइम्स अ ब्लेसिंग, इट इज़ समटाइम्स अ गुड थिंग. सो इग्नोरेंस इज ब्लिस. डन? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इफ़ यू स्नूज यू ब्लैंक. ये बड़ा कूल सा लाइन है. जो लोग अलार्म्स लगा के सोते हैं, लाइक अलार्म इज़ द थिंग जो आपको जगाता है, एंड नॉट लाइक मम्मी उठाती हैं, पापा उठाते हैं आपको, नहीं, आप अलार्म लगा के सोते हो एंड देन यू गेट अप. अब कभी कभी होता है ना कि लाइक यू नो कि आपके पास टाइम है, यू आर लाइक, या फिर आपने ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हो, या फिर आपने ऐसे कभी सोचा हो कि मैं अब जल्दी उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, 4:30 बजे उठूंगा सुबह एंड ऑल. आपने अलार्म लगाया. अब आप क्या करते हो ना, व्हेन यू डोंट हैव अ हैबिट, अगर इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको स्नूज करते हैं. एक होता है आप उसको डिसमिस करते हो या स्टॉप करते हो, जो भी ऑप्शन है आपके सेल फोन में, और एक होता है आप उसको स्नूज करते हैं. स्नूज फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, कि वो 5 मिनट बाद फिर बचता है, 10 मिनट बाद फिर बचता है, या 15 मिनट बाद फिर बचता है. तो आप जितना स्नूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो जो समय था वो चला गया ना. सो इफ़ यू स्नूज यू फेल, यू विन, यू लूज यू गेन. तो आप यहाँ पे हार नहीं रहे हो, ना ही आपको कुछ मिल रहा है, बट वो जो समय है वो जा रहा है ना. यू आर लूजिंग दोज 15 मिनट्स, लेट्स से 15 मिनट्स. ठीक है, सो यहाँ पर स्नूज के साथ जो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, इट इज इफ यू स्नूज यू लूज.
बहुत ही क्यूट लाइन है ना. सो इसका मतलब क्या है भाई, यूज टू मीन दैट इफ यू डू नॉट पे अटेंशन एंड डू समथिंग क्विकली, समवन एल्स विल डू इट इंस्टेड ऑफ यू. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैड टू क्या बोलूँ मैं, सपोज अगर आपको पार्टिसिपेट करना है किसी चीज़ में एंड ऐसा कुछ था, कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस पर कोई कंपटीशन चल रहा था, जो भी जीके कंपटीशन चल रहा है, सपोज जीके क्विज चल रहा है. अब उसमें सिर्फ 10 सीट्स थी. यू डिसाइडेड कि आप भी पार्टिसिपेट करोगे एंड ऑब्वियसली बाकी के भी बहुत लोग होंगे जो सोच के बैठे होंगे. यू मेड एन अलार्म कि मुझे जल्दी उठ के पार्टिसिपेट करना है एंड अदर पर्सन ऑल्सो डिड इट, बट बिकॉज यू स्नूज इट, या फिर आप किसी भी चीज़ से आप जो है किसी भी तरीके से, मैं अलार्म का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि याद रहे स्नूज का, और कोई होगा जो उसी वक्त उठ के पार्टिसिपेट कर चुका होगा, गई ना वो चांस, है ना. तो व्हेन समबडी एल्स इज जस्ट वेरी फास्ट इन अचीविंग एन अपॉर्चुनिटी, और आपने क्या किया ना, यू जस्ट टुक टाइम, या फिर आप थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हो, या यू लॉस्ट अ बिट ऑफ टाइम, और फिर आपने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया. सो दिस इज इफ यू स्नूज यू लूज. डेफिनेटली कोई और हासिल कर लेगा उस चीज़ को, ग्रैब करेगा उस अपॉर्चुनिटी को, और आप क्योंकि स्लो थे, आपने टाइम वेस्ट किया, सो यू लॉस्ट इट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. A lie blank a lie. A lie begets a lie bereave a lie begins a lie believes a lie. एक झूठ क्या करता है, दूसरे झूठ को जन्म देता है ना. एक बार झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, ये पहले 2 झूठ छुपाने के लिए तीसरा बोलोगे, तो एक के बाद झूठ बोलना ही पड़ता है. इसीलिए कहते हैं झूठ मत बोलो, बी वेरी ट्रू. हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा क्या बोलूँ मैं, दिल पे लग जाए कि नहीं कैसे बोल दिया तुमने ऐसे एंड स्टफ, बट इट्स बेटर टू बी ट्रू, टू बी ऑनेस्ट रादर देन लाइंग अबाउट समथिंग. हाँ, आपका तरीका अलग हो सकता है, यू कैन बी पोलाइट, यू कैन बी रिस्पेक्टफुल वाइल टेलिंग दैट, बट प्लीज बी ऑलवेज ऑनेस्ट इन योर लाइफ. सो वही चीज, अ लाई बिगेट्स का मतलब क्या होता है, दैट इट काइंड ऑफ गिव्स बर्थ टू इट, या वो और ज्यादा उसको आगे बढ़ाता है, उसको और ज्यादा क्या बोलूं मैं, मतलब और प्रोड्यूस करता है उसको. ठीक है. सो अ लाई बिगेट्स अ लाई सबसे बेस्ट है, बिकॉज एक लाई दूसरे लाई को नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं लाई बिलीव्स अ लाई, एक झूठ दूसरे झूठ को बिलीव करता है. एक लाई दूसरे लाई की बिगनिंग होती है, नहीं, एक लाई ऑलरेडी बिगनिंग है, देन दिस विल बी लाइक ऐसे. फिर वैसे भी बिगिन्स ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और बिलीव तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. सो बिगेट्स इज द परफेक्ट वर्ड, एंड इसका मतलब इफ यू टेल अ लाई यू विल एंड अप टेलिंग मोर एंड मोर लाइज. डेफिनेटली एक झूठ को छुपाने के लिए 100% 100 झूठ बोलने पड़ते हैं. बहुत सही लाइन है. सो a lie begets a lie. Done? Okay, चलो आते हैं अब 10th क्वेश्चन पे. A miss is as good as a trial. A miss is as good as a skip. A miss is as good as a bliss, या फिर a miss is as good as a mile. अब ये भी बहुत अलग ही लाइन है. अब आप यहाँ पे बहुत आसानी से इसको टिक कर सकते हो इफ यू राइम इट, है ना. सो यहाँ पे राइम सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, a miss is as good as a bliss रख दूं, नहीं, हर जगह राइम काम नहीं आती है. ये ट्रिक मत फॉलो करा करो कि हाँ मैम ने तो बोला ना, कहीं कहीं पे ना वर्ड ना रिपीट होते हैं, कहीं पे ना राइम होते हैं, या सेम लेटर ना रिपीट हो रहा होता है. हाँ, सेम लेटर रिपीट वाला यहाँ पे काम करेगा, बट येस राइम वाला नहीं करेगा. सो इट इज नॉट ब्लिस, इट इज सेम लेटर तो माइल. अ मिस इज एज गुड एज अ माइल. अब इसका मतलब क्या है, दिस इज द फैक्ट ऑफ फेलियर और एस्केप इज नॉट अफेक्टेड बाय द नैरोनेस ऑफ द मार्जिन. सपोज 3 लोग जो है वो खेल रहे हैं किसी चीज में, कोई पार्टिसिपेट किया हुआ है. दिस इज द फाइनल पॉइंट जहां पर विन विन सिचुएशन है. सो ये कहते हैं दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन. ठीक है. और यहाँ पर ए, पर्सन बी और पर्सन सी, ये लोग कर रहे हैं कंपीट. दे ऑल आर रनिंग कि भैया ये अचीव करना है. ए वन द कॉम्पिटिशन, बी जो है वो पीछे रह गया. बाय आई सेड, चलो कुछ सेकंड्स ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, कि इन्होंने 10 सेकंड से ये हार गए. कौन? बी. और सी जो है वो 50 सेकंड से हार गए. अब एक बात बताओ, ए जो है वो ट्रॉफी ले गया, वो विनिंग प्राइज ले गया. अब बी और सी जो है ये 10 सेकंड से हारा है बस, और ये 50 सेकंड से हारा है. तो बी को क्या करे भाई, उसको क्या बोले, तुम हारे नहीं हो, वो हारा है. तो आप कितनी भी लिमिट से हार जाओ, आप 10 सेकंड से हारो या 50 सेकंड से हारो, आप 1 नंबर से पीछे रह जाओ या आप 10 नंबर से पीछे रह जाओ, रह तो गए ना पीछे. तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि फेलियर जो है या जो एस्केप है वो कितनी भी मार्जिन से हो रहा हो, कितनी भी नैरोनेस से हो रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स नॉट अफेक्टेड बाय इट. अ फेलियर इज फेलियर. ठीक है. अब इसको प्लीज ऐसे दिल पे नहीं लेना है कि इसका मतलब क्या, कि जिस इंसान ने 10 सेकंड से हारा है या जो 50 से, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि वो अच्छा नहीं हुआ. नहीं, इट्स अ गुड थिंग. आप ऐसे बोल सकते हो ठीक है कोई नहीं, 10 सेकंड से हारा हूं, नाउ नेक्स्ट टाइम
जीत सकता हूँ, बट क्या पता 50 सेकंड वाले ने भी यही ठान के रखी हो और वो भी जीत जाए। तो ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हाँ मैं हारा तो सही, बट 10 सेकंड से तो हारा हूँ, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, यू शुड बी लाइक ठीक है, आई लॉस्ट इट, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आई हैव टू पुल अप माई सॉक्स, आई हैव टू लाइक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल रेडी रहना है, सो दैट आई गिव माई बेस्ट, मोर बेस्ट देन द प्रीवियस टाइम, एंड इस बार जीतना पड़ेगा। सो वही चीज़ है, ये चीज़ कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि हाँ 1 नंबर से तो हारा हूँ, 2 नंबर से तो हारा हूँ, हार गए तो प्लीज उस पर काम करना ज्यादा बेहतर है। डन, ओके चलो अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। आई होप ये 10 क्वेश्चन जो थे दे गेव यू एन इनसाइट कि हाँ इडियम्स प्रोवर्ब्स में भी जो लेवल है वो हाई हो रहा है। क्लियर, ओके चलो 11th, अ ट्री इज नोन बाय इट्स, एक पेड़ को किससे जाना जाता है? अ ट्री इज नोन बाय इट्स twigs, अ ट्री इज नोन बाय इट्स bark, अ ट्री इज नोन बाय इट्स लीव्स, या फिर अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। अब यहाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, चलो ट्विग्स तो छोड़ दो, वो छोटा सा हिस्सा है तो आपको शायद लगे कि चलो ये आंसर नहीं है, बट हाँ एक ट्री को बाग से क्यों नहीं जाना जा सकता, एक ट्री को उसकी पत्तियों से क्यों नहीं जाना जा सकता, और एक फ्रूट से तो डेफिनेटली जाना जा सकता है कि हाँ भैया ये आम का पेड़ है ना। तो इस तरीके से आप फ्रूट से जान सकते हो। हाँ इसकी लीव्स जो है ना वो इस तरीके से शेप में होती हैं, लाइक काइंड ऑफ हार्ट शेप। हाँ इसकी लीव्स जो है वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, थोड़ी नुकीली होती हैं, तो इससे भी जाना जा सकता है। बट यहाँ स्पेसिफिकली जो यूज़ किया जाता है ना, इट इज़ नॉट लीव्स, इट इज़ फ्रूट। एक पेड़ को उसके फ्रूट से जाना जाता है। अब ये पेड़ के लिए नहीं है, हमारे लिए है। इसका मतलब ये है अ पर्सन्स और ग्रुप्स कैरेक्टर is worth is determined, like or worth is determined by others based on their actions or the results thereof। बिल्कुल परफेक्ट। लाइक आपको, आपके ग्रुप को, या आपकी क्या वैल्यू है, आप में क्या अच्छी बातें हैं, वो कैसे डिटरमिन की जाती है, कैसे सामने वाला पहचानता है? आपके बिहेवियर को देखकर या फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको देखकर। करेक्ट। आपने ये देखो, सच्चाई है, ये बिटर ट्रुथ है कि कभी भी हम कहीं मिलते हैं किसी से, या कोई जैसे मॉम की फ्रेंड है या पापा के फ्रेंड है या कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, व्हाटसोएवर, जो हमको नहीं जानते इतने अच्छे से, सबसे पहले वो यही पूछते हैं और बेटा क्या करते हो, है ना। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल टेल कि हाँ मैं 10th में हूँ। अच्छा ठीक है, फिर क्या सोचा, क्या बनोगे, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हो। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 12th में हूँ, अच्छा ठीक है, फिर क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसे चल रहा है, टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हो तो अच्छा कहाँ जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एंडलेस है, पूछते ही हैं। मतलब कितना भी हम कोशिश कर ले, डिनाई नहीं कर सकते, पीपल डू आस्क अस दीज क्वेश्चंस, क्योंकि उनके लिए हम क्या है ना, वो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उससे ही वो जज करते हैं। साथ ही साथ जो समझदार लोग होते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमें क्या क्वालिटीज़ हैं। अचीव क्या किया वो ठीक है, बट क्या हमें अच्छी बातें हैं, तो कुछ लोग वो भी देखते हैं। सो ले देके 2-3 चीज़ें हैं जिस पे हर किसी को जज किया जाता है, जो नहीं करना चाहिए, कि आप कैसे बिहेव करते हो, या फिर आपने क्या अचीव किया है, या आप क्या कर रहे हो टू अचीव योर थिंग्स। ठीक है, सो ये एक सच्चाई मतलब दे दी है, मतलब कहा गया है ये, सो वी नीड टू रीड इट। बट या यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज बी कंटेंट कि हाँ am I doing my best, am I giving my best, okay if I don't achieve something obviously you have to feel bad but you should not be like कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं अभी मेरे को और मेहनत करनी है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इन बिटवीन प्लीज़ देखा करो, बिकॉज माइंड भी कुछ जो होंगे ना वो ये सोचेंगे अच्छा हाँ मतलब ये नहीं हुआ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एवरीबडी हैज़ दैट वन स्किल, उसको एनालाइज करना होता है कि आप में क्या वो अच्छी बात है, और अगर पता चल गया कि आप में क्या वो हुनर है या आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, मेक श्योर आप उस पर काम करो, बिकॉज डेफिनेटली वही एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी देगी, साथ ही साथ यू विल बी एबल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल अराउंड जो डेफिनेटली डरते हैं कि शायद ये चीज़ में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सो ऑलवेज 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 ट्राई टू फाइंड आउट कि आप में वो क्या अच्छी बात है, बिकॉज वो अगर पता चल गया ना, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू विल बी लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्लियर, तो हमेशा वो चीज़ ध्यान रखो, एंड या दिस इज समथिंग जो इसका मीनिंग है। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। अ वुल्फ इन ब्लैंक क्लोथिंग, अ वुल्फ इन कैट्स क्लोथिंग, शीप्स क्लोथिंग, काउस क्लोथिंग या लायंस क्लोथिंग। तो एक वुल्फ है वो किसके कपड़ों में है, कैट के, शीप के, काउ के, लायन के। अब थोड़ा ऐसे दिमाग लगाते हैं हम यहाँ पे कि एक वुल्फ को क्या ऐसा क्लोज है जिससे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन एक वुल्फ और एक कैट रखेंगे अगर हम, तो क्या थोड़ी भी ऐसा क्लोजनेस है क्या कि आप बिल्कुल पहचान ही नहीं पाते हो? नहीं, मतलब बहुत अलग है दोनों, है ना। वैसे ही वुल्फ और काउ को रखे हो तो काउ बहुत अलग एनिमल है, वुल्फ बहुत अलग एनिमल है। वैसे ही वुल्फ एंड लायन को रखते हैं आप, और वुल्फ और शीप को रखते हैं, बताओ क्या है जो थोड़ा क्लोज दिखेगा। सो यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन शीप एंड लायन, बट या यू कैन कीप शीप एज समथिंग, बिकॉज यहाँ पे वुल्फ और शीप का कंपैरिजन हो रहा है। कैसे होने वाला है अभी समझ जाएगा। सो दिस इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स फ्रेंडली और हार्मलेस बट इज रियली हॉस्टाइल।
यहाँ वुल्फ बोला है, वुल्फ को हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर की तरह स्टोरीज में बताया गया है और शीप को पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह बताया जाता है किसी भी स्टोरी में, है ना। तो वुल्फ जो है यानी जो पर्सन बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, बहुत हॉस्टाइल है, बिल्कुल भी वार्म नहीं है, वो पर्सन जो है एक शीप की क्लोथिंग में, यानी कि वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत फ्रेंडली है और उससे कोई नुकसान नहीं है, वो हार्मलेस है, बट एक्चुअली द थिंग इज समथिंग एल्स। लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है मुझे पढ़ाते हुए कि जैसे कोई क्राइम शो की मैं डिटेलिंग दे रही हूँ कि जो पर्सन बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा नुकसानदायक नहीं है ना, वही पर्सन फाइनली क्या निकलता है, विलन ऑफ द स्टोरी। सो यहाँ पर वही चीज दिया है, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि समबडी हु यू फील इज फ्रेंडली, यहाँ पर द पर्सन इज लाइक काइंड ऑफ सीम्स टू बी फ्रेंडली एंड हार्मलेस, बट एक्चुअली द केस इज बिल्कुल उल्टा, द पर्सन इज वेरी हॉस्टाइल, अनवार्म, लाइक अनवार्म क्या बोलूँ, मतलब नॉट फ्रेंडली। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट। All are not hunters that blow the blank, that blow the horn, that blow the trumpet, that blow the whistle, that blow the flute। क्या दिया हुआ है कि सारे हंटर्स नहीं होते हैं। लाइक अगर कोई हॉर्न ब्लो कर रहा है, कोई ट्रम्पेट ब्लो कर रहा है, कोई विसल ब्लो कर रहा है, सीटी बजा रहा है, या कोई भी फ्लूट बांसुरी बजा रहा है, तो वो हंटर ही होगा, शिकारी होगा, है ना। सो ऑल आर नॉट हंटर्स दैट ब्लो व्हाट, बिकॉज सभी ब्लो कर सकते हो, दैट ब्लो दी, ट्रम्पेट वाला नहीं है, वो तो अलग था, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हॉर्न। तो हर कोई हंटर नहीं होता, हर जो भी पर्सन हॉर्न ब्लो करेगा वो हंटर हो जरूरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि यू कैन नॉट नो व्हाट समवन इज डूइंग ओनली बाय इंडिकेशंस और बाय द अपीयरेंस, है ना। मतलब कोई पर्सन अगर कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि वो यही काम करता है, या फिर पर्सन ऐसा दिख रहा है कि मतलब इनको देख के तो लगता है कि मतलब ये ना एक सोफिस्टिकेटेड जॉब बैंक में होंगे, बट ऐसा नहीं है, है ना। सो आप किसी के अपीयरेंस से या जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं उस पर बेस नहीं बोल सकते हो कि ये पर्सन जो है वो यही हंटर ही होगा या ये पर्सन यही जॉब कर रहा होगा। सो या दैट इज समथिंग, एक और लर्निंग, दैट ऑल आर नॉट hunters that blow the horn। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। All lay load on the willing blank। अब ये भी एक नया आ गया, ठीक है, सॉर्ट ऑफ ना अचीवर सेक्शन जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे भी दिख रहे होंगे आपको। सो अचीवर्स में और एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो प्लीज ये सब अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज कुछ कुछ इडियम्स प्रोवर्ब्स तो ऐसे होते हैं कि आप पढ़ते से ही समझ आते हो, हाँ इसका यही आंसर होगा, ये तो मैंने सुना हुआ है एंड स्टफ, और सुना हुआ है वही ओलंपियाड में आए जरूरी नहीं है। तो जो अनसुने हैं शायद वही आ जाए। सो ये ध्यान में रखना है, ऑल ले लोड ऑन द विलिंग व्हाट, ऑन द विलिंग बर्ड, ऑन द विलिंग कैट, ऑन द विलिंग हॉर्स, ऑन द विलिंग ईगल। अब सब कुछ अलग अलग एनिमल बर्ड्स दे दिए हैं तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ऑन द विलिंग हॉर्स, ठीक है, तो सब जो भार है, जो लोड है, उसको एक विलिंग हॉर्स पे रख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक और हॉर्स वाला आप उस कैटेगरी में लिख लो। आपको क्या करना है ना, कैट और हॉर्स पे बहुत सारे इडियम्स प्रोवर्ब्स आते हैं, कैट, हॉर्स, बर्ड एंड स्टफ। तो एक ना बॉक्स बना लो जहाँ पे आप कैट लिख के हेडिंग, और उस पर जितने भी हमने पढ़े अभी तक, इंट्रो, बिगनर और इससे इंटरमीडिएट से, वो नोट कर लो, आप हॉर्स वाले नोट कर लो। तो ऐसे क्या होगा ना, एक जैसे देख लोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि अच्छा इसमें हॉर्स है, इसमें कैट है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन इन दोनों का, बड़े ही कॉम्पिटिटर्स हैं दोनों, कैट और हॉर्स इडियम प्रोवर्ब के क्वेश्चंस में। सो या अगर एग्जामिनर सच्ची में चाहते हैं आपको फंसाना तो दे कैन गिव बोथ एज द ऑप्शंस। सो यहाँ पे तो आंसर हॉर्स है, बड़े मतलब क्या वो देख लेते हैं। पीपल टेंड टू टेक एडवांटेज ऑफ पर्सन हु आर हेल्पफुल एंड ऑफ गुड नेचर। अगर कोई हॉर्स है जो विलिंग दिख रहा है कि भैया ये भार उठा लेगा, तो लोग जो है ना वो उसी पे भार रखेंगे। अरे वो विलिंग है, इसका मतलब ये थोड़ी सारा भार उसी को दे दो। जो नहीं है विलिंग, कोशिश करो ना उनसे भी बात करने की। तो जो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे व्यवहार के होते हैं ना, ज्यादातर उन लोगों का फायदा ही उठाते हैं लोग, और ये सच्चाई है ना। सो अगर कोई बहुत हेल्पफुल होता है, कोई बहुत गुड बिहेवियर का होता है, गुड नेचर का होता है, अच्छे से बात करता है, सबकी बात सुनता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, तो जनरली देखा गया है कि कई लोग जो हैं उन्हीं ऐसे ही लोगों का एडवांटेज उठाते हैं, ऐसे ही लोगों को काम देंगे, ऐसे ही लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसे सिचुएशंस डाल देंगे, क्योंकि पता ये कुछ नहीं बोलेगा। सो वही चीज है, ऑल ले लोड ऑन द विलिंग हॉर्स। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। एन आवर इन द ब्लैंक इज वर्थ 2 in the evening। Now this is also very nice line, और इसको बहुत से लोग ना फॉलो नहीं करते, बड़े आलसी हैं। समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। So an hour in the morning is worth 2 in the evening, an hour in the afternoon is worth 2 in the evening, an hour in the noon and an hour in the night। अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। अगर आप में आदत है कि आप जल्दी उठ के पढ़ते हो, ठीक है, और एक कोई बच्चा है जिसको जल्दी उठने की आदत नहीं है, वो देर से उठ के पढ़ता है।
अब एक बात बताओ, जल्दी उठने के लिए पता है क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हम शांत होते हैं, बड़ा कूल और काम माइंड होता है हमारा, साथ ही साथ आसपास भी कोई शोर शराबा नहीं होता है, इट्स वेरी काम क्वाइट एंड एवरीथिंग, तो बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट होता है आपके लिए एंड दैट टाइम दिमाग ज़्यादा काम करता है। और अगर आप जल्दी उठ के पढ़ते हो तो आप ज़्यादा ही पढ़ लेते हो, मतलब आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा निपटा लेते हो सिलेबस। और वहीं आप देर से उठ के पढ़ो, इतना शोर होता है, सबकी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, हमारा दिमाग भी संतुलित नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, तो हम भी उतना नहीं पढ़ पाते जितना हम सुबह पढ़ पाते हैं। कई बच्चे हैं जिनको लगता है कि रात को हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इवन मैंने भी बहुत रात भर जाके पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर समझा है कई बार, बट एक बार अगर हम ये आदत डालते हैं ना सुबह उठने की, तो आपको वो बेटर लगने लगता है। तो ये बहुत अच्छी कहावत है कि एक आवर इन द मॉर्निंग, सुबह 1 घंटा काम कर लो या पढ़ लो या जो भी है, और उतना ही काम करने में आपको 2 घंटे लगते हैं शाम को। वही चीज़, क्योंकि एक फ्रेश माइंड नहीं होता, काम नहीं होता, कूल माइंड नहीं होता है। सो दिस मीन्स इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू आर फुल ऑफ एनर्जी। सुबह जब हम उठते हैं तो फुल एनर्जी होती है ना, अभी कुछ किया ही नहीं, काम ही नहीं किया, कहीं हमने अपनी एनर्जी डाइवर्ट ही नहीं की है। बाय इवनिंग व्हेन टायर्ड एनी वर्क वुड टेक लॉन्गर टू फिनिश, एंड वही शाम तक इतने हम थक जाते हैं, हम लोग इतने काम कर चुके होते हैं कि हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी मॉर्निंग में होती है। और जो काम हम 1 घंटे में सुबह निपटा देते हैं ना, उसी को करने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं शाम के टाइम पे। और ये सच्ची में होता है, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना। अगर रात को देर तक जाग के पढ़ने की आदत है तो एक बार कोशिश करो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की। मतलब ऐसा नहीं कि रात को जाग के पढ़ रहे थे, सो ही नहीं और सुबह उठ गए, फिर तो अच्छा ही लगेगा। मतलब ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ट्रस्ट मी ये जो लाइन है वो आपको याद हो जाएगी। डन? ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। An unfortunate man would be drowned in a blank. एक अनफॉर्चुनेट मैन, एक अनलकी पर्सन जो है वो ड्राउंड यानी कि डूब जाएगा। कहाँ? इन अ सी, इन अ टी कप, इन अ कप, इन अ रिवर। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसान एक समुद्र में डूब जाता है, एक टी कप में, चाय के प्याले में डूब जाता है, कप में डूब जाता है, या एक रिवर में डूब जाता है, नदी में डूब जाता है। तो एक अनफॉर्चुनेट बोला है। कोई भी पर्सन समुद्र में डूब सकता है, नदी में डूब सकता है, बट जो अनलकी इंसान है वो इवन टी कप में भी डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई? चाय के कप में कोई डूब सकता है? नहीं। पर वही चीज़ है, जो लोग अनलकी होते हैं, मतलब पता नहीं लक अनलकी, कुछ मानते भी कुछ नहीं भी मानते, कई बार लगता भी ऐसा है लक काम करता है एंड स्टफ। तो ऐसा बोला गया है कि अगर किसी पर्सन की किस्मत ही खराब हो तो वो पर्सन को समुद्र या नदी नहीं चाहिए डूबने के लिए, वो इवन चाय के कप में भी डूब जाएगा। इसका मतलब ये होता है अ वेरी अनलकी पर्सन। टी कप में कोई नहीं डूबता, बट अनलकी है बेचारा तो उसमें भी डूब जाएगा। सो अ वेरी अनलकी पर्सन के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। समबडी इज लाइक कि क्या है मेरे साथ, लाइक सब कुछ गलत होता है, गिव माई बेस्ट, लकी साथ नहीं देता, यू कैन बी लाइक हाँ मैंने भी सुना है। एन अनफॉर्चुनेट मैन वुड बी ड्राउंड इन अ टी कप। मतलब थोड़ा शायद उनके लिए हंसी मजाक का हो जाए, बट या दिस इज वॉट इट इज। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अ बर्न चाइल्ड ब्लैंक द फायर। ये उसी तरीके से है जो हम बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, उसके लिए ये लाइन है। तो अ बर्न्ड चाइल्ड फेवर्स द फायर, वो फायर को फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा। ड्रेड्स द फायर, डर जाएगा फायर से। एम्ब्रेसेस द फायर, एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगा लेना, फायर को गले लगा लेगा। लॉन्ग्स द फायर, अब यहाँ लॉन्ग्स फॉर होना चाहिए, तो बिल्कुल ही गड़बड़ चल रहा है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल आंसर नहीं होने वाला। सो दिस इज नॉट लाइक कोई भी बर्न चाइल्ड होगा तो उसको इतना डर लगेगा ना अगली बार से कि वो फेवर भी नहीं करेगा और ना ही वो एम्ब्रेस करने वाला है फायर को। इट इज ड्रेड्स द फायर। ठीक है? सो everyone avoids repeating a hurting experience again in life. If something happens in your life जो बहुत ज़्यादा hurtful था for you, जिसकी वजह से you felt really कि नहीं मुझे बहुत बुरा लगा आपको, या फिर आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप गलती से भी वो चीज़ में नहीं जाना चाहोगे और आगे जाके आप बहुत सतर्क हो जाते हो एंड यू बिकम अवेयर कि नहीं कुछ भी हो जाए मेरे को इधर पे ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। सो वही चीज़ एवरीवन अवॉइड्स रिपीटिंग द सेम एक्सपीरियंसेस, ज़्यादातर अगर वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहे हो तो। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक वेसल मेक्स मच नॉइस। ये भी बड़ा आसान है। वेसल मतलब बर्तन, तो हम क्या बोलते हैं, कौन ज्यादा आवाज करते हैं? खाली बर्तन। तो खाली के लिए वर्ड देख लो क्या दिया है, फिल्ड वेसल, न्यू वेसल, ओल्ड वेसल, एम्प्टी वेसल। तो बड़ा आसान है, तो बहुत ईजी है। एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, जो खाली बर्तन होते हैं ना वो ज्यादा शोर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, चलो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है भाई, एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, दोज विद द लीस्ट टैलेंट and knowledge usually speak the most, speak the loudest and create the most fuss। अब यहाँ पर सभी के लिए बात नहीं हो रही है, नंबर 1 डिस्क्लेमर। नंबर 2 यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं इस लाइन से कि अगर कोई पर्सन, जैसे एक कोई ग्रुप है उसमें डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, अगर एक पर्सन होगा ना जिसमें बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं पता,
वो पर्सन इतना बोलेगा ना ग्रुप में, उसको कुछ नहीं पता होगा ना, फिर भी बस मतलब होता है ना फेका फाकी टाइप्स, हमें ही आता है सब कुछ, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन पूरा माहौल रुइन हो जाता है, एंड दे क्रिएट द मोस्ट फस, लाइक द मोस्ट कंफ्यूज्ड सिचुएशन. बट द पर्सन हु हैज नॉलेज, आपने कभी भी अगर आप ऐसे इंसान से मिलो जिन्हें बहुत नॉलेज होता है, जिन्हें बहुत कुछ पता होता है ना, वो हमेशा कम बोलते हैं. लाइक दे वुड नॉट टेल यू कि हाँ मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता नहीं. जो अगर उनसे कोई पूछता है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट बैठे बैठे नहीं बोलने लगते कि मेरे को तो ये भी पता है, आज न्यूज़ देखी, आज उसमें ये था, उसमें ये था. बट जिनके पास कम नॉलेज होता है ज़्यादातर वो ऐसे बिहेव करते हैं. सो यही चीज़ है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, यानी खाली बर्तन सबसे ज्यादा आवाज करते हैं. डन. ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स ब्लैंक. ये भी बहुत कॉमन है, आई होप ये भी आपने सुना ही होगा. सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स माइन, सेव्स लाइन, सेव्स नाइन, सेव शाइन. अब यहाँ पर आप नहीं जानते हो अगर, तो माइट भी आपको लगेगा कि 9 क्यों होगा, ये शाइन क्यों होगा, ये माइन ही होगा, है ना. बट दिस इज 9, दिस इज द जो डिजिट है 9. सो स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इसका मतलब क्या हुआ भाई, इफ यू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली इट मे सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर. एक बार अगर सही काम कर लेते हो तो आगे जो 9 काम करते हैं ना उसको सही करने के लिए वो नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं. ऑल्सो बिकॉज टाइम और 9 अच्छे से साउंड कर रहे हैं एक साथ, इसीलिए भी यहाँ 9 ले लिया. सो अगर आप किसी प्रॉब्लम को उसी वक्त निपटा देते हो, उसी वक्त सॉल्व कर देते हो, या उसी वक्त यू डू समथिंग जिससे वो सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, देन डेफिनेटली वो आपका मदद करता है टू सेव अ लॉट ऑफ वर्क लेटर. तो फिर आप कोई भी एक्स्ट्रा काम जो नहीं करना, मतलब करना पड़ता ना आपको, वो नहीं करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपने सही वक्त पे सही डिसीजन लेके उसको सॉल्व कर दिया. सो एक सही वक्त पे स्टिच कर दो चीज़ों को, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. इसको ना ऐसे भी लिंक कर सकते हैं हम कि जैसे अगर सपोज आपके पास ना एक कोई कपड़ा है, ठीक है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है. अब ये यहां से अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे. ओके. अब ये यहां से जो है धीरे धीरे ये टियर होना चालू हो गया, लाइक फटना चालू हो गया. अब आप जो है या तो इसको अभी से ही सिल दो, ठीक है, इसको अभी से स्टिच कर दो, नहीं तो क्या होगा ये और टियर होता जाएगा और इस तरीके से वो पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. बट यस अगर आपने सही वक्त पे इसको यहीं पे स्टिच कर दोगे तो क्या होगा, फिर ये यहीं तक प्रॉब्लम रह जाएगी सोल्यूशन कि भैया ये भी स्टिच कर दिया आपने, अब आगे और नहीं टियर होगा. सो वही चीज़ है कि अगर आप सही वक्त पे सही डिसीजन लेके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो बाद में फिर आपको और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको सॉल्व करने की. क्लियर. ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज अ थिंग बिगन इज ब्लैंक डन. ये भी स्कूल्स में बहुत दिया जाता है, टू राइट एन एसे ऑन या टू राइट आर्टिकल ऑन या स्टफ लाइक दैट, या राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस. सो इट इज अ थिंग बिगन इज ब्लैंक डन, विच इज अ थिंग बिगन इज हाफ डन. कोई चीज आपने स्टार्ट कर दी, इसका मतलब आपने ऑलरेडी आधा काम कर दिया है. किसी चीज को आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब आपने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया है. अ थिंग बिगन इज ट्रूली डन. अगर आपने किसी चीज को बिगिन करा है करना तो वो सही मायनों में, ठीक है, स्टैमर करी मैं, तो सही मायनों में वो जो है कंप्लीट हो जाता है. एंड अ थिंग बिगन इज कंप्लीटली डन. किसी चीज को आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब पूरी तरीके से आपने खत्म कर दिया. अब यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाते हो तो डेफिनेटली आपको शायद लगे कि ये ट्रूली होना चाहिए, क्योंकि फुल्ली कंप्लीटली तो नहीं होगा भाई, अभी स्टार्ट करोगे तो कंप्लीट थोड़ी हो गया काम. तो यहाँ आप ट्रूली की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हो, बट ये ट्रूली ना होकर क्या है भाई, हाफ है. और जिनको ऑलरेडी पता था दे ऑलरेडी न्यू कि ऑप्शन ए इज द बेस्ट फिट. कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट ही कर दिया ना करना, जैसे सपोज आप कब से सोच रहे हो कि मैं ना अब क्या बोलूँ, चलो ठीक है, अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करूंगा. सोच रहे हो, आज सोच रहे हो, कल सोच रहे हो, 2 महीने हो गए, 3 महीने में सोच ही रहे हो कि मैं अब ना इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूव करूंगा. और एक कोई पर्सन है जिसने बोला कि मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, चलो लेट मी जस्ट स्टार्टेड, आज से मैं 2-3 वर्ड सीखना स्टार्ट करूंगा. 2 वर्ड स्टार्ट कर दिए, लिख दिया, तो इस पर्सन ने आधा काम ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि उसने स्टार्टिंग कर दी. जो ये बिगिनिंग होती है ना बहुत डिफिकल्ट होती है, ट्रस्ट मी. कुछ लोग इसको डर के मारे नहीं करते हैं, कुछ लोग बिगिनिंग बहुत टालते हैं, पोस्टपोन करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट बहुत टाइम लग जाता है अचीव करने में जो आपका मेन गोल है. सो वही चीज़, एक बार स्टार्ट कर देते हो काम करना तो आपने आधा काम तो वहीं कर दिया है, अब उसको कंटिन्यू रखना इज द रेस्ट ऑफ द थिंग. क्लियर. ओके. सो once you have begun a project well, you do not need to put in much more effort to finish it. Yes, आप एक बार स्टार्ट कर देते हो ना, एंड ऑल्सो आप अच्छे से ही स्टार्ट करो उसको. ये तो कॉमन सेंस है, लाइक अच्छे से काम स्टार्ट करोगे तभी वो पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट होगा. सो जस्ट स्टार्ट कर देना टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट वेल इन टाइम एंड ऑल्सो ब्यूटिफुली. इट ऑलवेज लीड्स टू यू
इन अ पोजिशन लीड्स यू टू अ पोजिशन जहां पर आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको कंप्लीट करने में. सो एक अच्छी तरीके से शुरुआत करना किसी चीज की, दैट मेक्स इट ऑलरेडी आधा बहुत अच्छे से आपने काम कर दिया है. नाउ ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज लेफ्ट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. बेटर टू वेयर आउट दैन टू ब्लैंक आउट. It's better to wear out than to must out, than to rust out, than to trust out, than to crust out. अब ये बड़ा कॉमन लग सकता है आपको, दिमाग लगाओ तो, कि यहाँ पर wear out मतलब थक जाना, to get tired, और rust का मतलब होता है रखे रखे वो क्या हो रहा है, उस पर जंग लग गई है, यानी कि वो खराब हो गया. रखे रखे कोई काम का नहीं था, बस खराब हो गया, वेस्ट. सो ये आता है भाई रस्ट आउट. बाकी मस्ट आउट, क्रस्ट आउट, ट्रस्ट आउट कुछ भी नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. ऑल ऑफ देम आर नॉट गिविंग एनी मीनिंग टू दिस लाइन. बाकी रस्ट आउट इज गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल मीनिंग. इसका मतलब ये है कि इट इज बेटर टू वर्क अंटिल यू डाई दैन टू बी आइडियल जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड. कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत एज हो गई है, दे आर वेरी ओल्ड एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, काइंडनेस शो कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट, बट फिर भी वो काम करते हैं. दे डोंट लाइक गिव अप कि नहीं अब काम करना ही नहीं है. कई ऐसे एक्टर्स हैं, लाइक अगर हम बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स की बात करते हैं, आप डेफिनेटली उस जो टॉप 5 में जो नाम होगा ना, उनमें से एक एक्टर का नाम जरूर लिखोगे जो कि इतने अभी तक ऑलरेडी मतलब उनकी एज हो गई है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं, बट फिर भी वो अपना काम करते हैं और बेस्ट काम करते हैं. ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा ये नाम कौन सा है. इफ यू रियली नो देन प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन में किसकी बात कर रही हूँ. एंड या इसी तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप ओल्ड हो गए तो अब रहने दो, अब काम नहीं करना, क्या मतलब है, अब तो लाइफ हो गई. नहीं, इट्स बेटर आप काम करते रहें, थक जाए काम करते करते, भले आपकी एज हो रही है, बट ये बहुत अच्छा है, बहुत मच बेटर है देन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और बैठे बैठे बस अपनी लाइफ ऐसी ही आपने वेस्ट कर दी है ना. सो इट्स ऑलवेज गुड दैट यू कीप डूइंग समथिंग और द अदर, ऑलवेज जस्ट डू समथिंग. अच्छा काम करो, ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एंड दैट इज हाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन. बेटर टू वेयर आउट दैन टू रस्ट आउट, आपके फ्यूचर के लिए. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Every man is the blank of his destiny. हर एक इंसान अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी के लिए एक आर्टिस्ट होता है. अच्छा ठीक है, हम खुद आर्टिस्ट होते हैं अपनी डेस्टिनी के. परफेक्ट. एवरी मैन इज द पेंटर. पेंटर भी सही लग रहा है यार, हम पेंट करते हैं अपनी डेस्टिनी. एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट भी बेस्ट है कि हम आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन करता है ना, पूरा प्लान्स वगैरह डिजाइन करता है. हाँ ठीक है, वो भी सही लग रहा है. एंड एवरी मैन इज द क्रिएटर. हम क्रिएटर नहीं होते, वी मेक इट, लाइक हम उसको ऑब्वियसली आगे बढ़ाते हैं, बट वी आर नॉट द वंस जो क्रिएट करता है उसको. आई होप सो ऐसा हम लिंक कर सकते हैं, बट ठीक है, क्रिएटर भी गलत नहीं जा सकता. तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आर्किटेक्ट. ये है एक्चुअल वर्ड कि एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी. अपनी किस्मत का आर्किटेक्ट या अपनी किस्मत को डिजाइन करने वाले पर्सन जो है वो हम खुद हैं. क्लियर? ओके. Each person is the chief cause of their success or failure in life. हमारे सक्सेस, हमारी फेलियर्स जो भी हैं, उन सब के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं. करेक्ट? यानी हमारी लाइफ में हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आगे बढ़ गए, या फिर हम हमारी लाइफ में फेल हो गए किसी चीज़ में, डेफिनेटली हमने बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क लगाया है, बहुत एंथुसियाज्म दिखाया, इसलिए हम सक्सेसफुल हुए हैं. डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम चूक गए, कहीं ना कहीं हमने शायद उतने एफर्ट्स नहीं लगाए और इसीलिए मे बी वी फेल्ड. सो ये दोनों फेलियर और सक्सेस का जो रीजन है वो हम खुद होते हैं. वी ओनली डिजाइन आवर डेस्टिनी. डन? ओके, चलो नेक्स्ट. फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप ब्लैंक. 7 बार गिरो एंड कब खड़े हो गए 7 बार गिरने के बाद? 8वीं बार, है ना. सो फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप इमीडिएटली, स्टैंड अप नेक्स्ट, स्टैंड अप 8, स्टैंड अप फास्ट. नाउ इट कुड बी आप स्टैंड अप नेक्स्ट बोलते कि भाई अगली बार में खड़े हो जाओ, और 8 भी बोलोगे बिकॉज 7 की बात की है. तो बेस्ट क्या है, जब 7 की बात करो तो कुछ तो बोलो ना उसको कंप्लीट करने के लिए. सो 8 जो है ना, ये करेक्ट आंसर है कि 7 बार गिरो तो भैया 8वीं बार उठो. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है भाई? नेवर गिव अप होप एंड टू ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मोर. 2 चीजें यहाँ पे. फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8. इसमें एक चीज है उम्मीद, होप, कि हो सकता है आप 7 बार गिरो. जैसे चींटी की कहानी सुनाते हैं आपको, जैसे स्पाइडर का वेब बनाने का स्टोरी आपने सुना होगा. दोनों ही स्टोरीज में आपको यही दिखाया जाता है कि यस, आप कई बार फेल होते हो. कुछ लोग होते हैं जो एक बार में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, होता है, इट्स ओके. कुछ लोग होते हैं जिनको 2 बार टाइम लगता है, 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट्स, बट देयर आर पीपल जो गिव अप नहीं करते.
अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ में आपको पता है कि मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं और मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं बस बेवकूफ़ों की तरह फूलिशनेस दिखाते हो उस पर काम करे जा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको सच्ची में लगता है ये मेरा अल्टीमेट गोल है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ी सी चीज़ की वजह से मैं शायद पीछे रह जा रहा हूँ बट मैं गिव अप नहीं करूँगा, तो वो चीज़ है कि ठीक है 7 बार गिरोगे, क्या पता 8वीं बार आप उठो क्या, दौड़ने लगो, है ना। दूसरी बात, हमेशा आपको यू शुड स्ट्राइव फॉर मोर, आपको हमेशा और ज़्यादा मेहनत करने की सोचनी चाहिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की सोचनी चाहिए, ना कि कम करने की। सो ये बहुत ही पॉजिटिव लाइन है। कोई बात नहीं अगर गिरोगे तो, क्योंकि गिर गिर के ही हम चलना सीखते हैं, है ना। बचपन से ही हम गिरते हैं, बहुत बार गिरते हैं, हम क्रॉल करते हैं, हम गिरते हैं। कितने भाई बहन हो के आपके यहाँ पे होंगे, रिलेटिव्स के छोटे छोटे बेबीज होंगे, यू कैन सी कि कितनी बार वो गिरते हैं, है ना, रोते भी हैं, कभी कभार खुद ही खुशी खुशी से उड़ भी जाते हैं, बट इसी तरीके से तो चलना सीखते हैं और इसी तरीके से दौड़ना सीखते हैं। सो वही चीज़ है, गिरोगे बट कोई बात नहीं, अगर उससे आपने उठना सीख लिया देन ऑब्वियसली यू नो रेस्ट वुड बी द हिस्ट्री क्रिएटेड। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड ब्लैंक। ग्रीफ मतलब दुख, एंड अगर दुख को हम डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है भाई, दुख को हम आधा करते हैं तो इट इज मेड मिनिमम, इट इज मेड लाइटर, हेवियर, मैक्सिमम। दुख डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली कम ही होगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। सो दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम की लाइटर, दिस इज गोइंग टू बी लाइटर, ठीक है। इसको मिनिमम नहीं बोलोगे क्योंकि कब से कम हो जाएगा ऐसा नहीं बोला है, कम होगा तो लाइटर हो जाएगा, थोड़ा हल्का फील होता है। सो ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड लाइटर, इफ यू शेयर योर ग्रीफ यू कैन एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। एक होता है ई वाला, दैट इज बढ़ा देना, एक है एलिविएट करना, इसका मतलब कम करना। सो अगर आप अपना दुख किसी के साथ शेयर करते हो तो आप अपना दुख कम कर रहे हो। बट येस, किसके साथ शेयर करना है वो भी दिमाग में रखो। ऑब्वियसली बेस्ट है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, जिसके भी ज़्यादा क्लोज हो, मॉम के, डैड के, डिपेंड्स ऑन यू, दोनों के क्लोज हो दोनों से बात करो। अपने भाई बहन से अगर क्लोज हो उनसे बात करो, बिकॉज दीज आर द लाइक द फर्स्ट पीपल जिनको आपको सच्ची में अपना जो भी ग्रीफ है वो शेयर करना चाहिए। अदर देन दैट, अगर आपको लगता है यू हैव अ बेटर ऑप्शन जो कि सच्ची में आपको हेल्प ही करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड द थिंग्स एवरीवेयर, देन डेफिनेटली यू कैन यूज ग्रीफ डिवाइडेड इज मेड लाइटर एंड यू कैन डिवाइड, शेयर योर सॉरो। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट। यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ब्लैंक। अब कोई ना डॉग है आपके यहाँ पे, आपने पेट रखा है एक डॉगी, ठीक है, क्यूटी सा पेट, एंड यस अगर आप उस डॉग को अगेन चलो कुछ लेते हैं, 4-5 साल हो गए, ठीक है, आप 4-5 सालों में आपने बहुत कुछ सिखाया उसको एंड वो माहिर भी है उन चीज़ों में। अब एक बात बताओ, आप अगर कुछ नया सिखाना चाह रहे हो जो ऑलरेडी वो सीखा हुआ है डॉग, उससे बिल्कुल मिलता जुलता, बट आप नई तरीके से सिखा रहे हो, उसको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो 4-5 सालों से वही चीजें कर रहा है, करेक्ट। सो वैसे ही यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू व्हाट, ट्रिक्स, प्लान्स, विशेस, प्लेसेस। तो न्यू प्लेसेस, विशेस, प्लान्स, ये डॉग के केस में हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वी कैन राइट ट्रिक्स बिकॉज दे डू ट्रिक्स, है ना, दे परफॉर्म ट्रिक्स। तो यहाँ पर यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स का मतलब सेड टू मीन दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच समवन न्यू स्किल्स और टू चेंज समवन्स हैबिट्स और कैरेक्टर। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं बोला है, ठीक है, पहली बात तो वो ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यस कोई अगर कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उसको बहुत सारी स्किल्स आती हैं, या फिर एक प्रॉपर बिहेवियर या कैरेक्टर ऑलरेडी फॉर्म हो गया किसी पर्सन का, तो वो क्या करेंगे ना, उस चीज़ में आदी हो जाते हैं, लाइक दे बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। एंड वंस यू स्टार्ट काइंड ऑफ चेंजिंग दोज हैबिट्स, कैरेक्टर या फिर देयर व्यू पॉइंट, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो ऑलरेडी उसमें इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि फॉर देम टू चेंज इज ऑल्सो डिफिकल्ट, फॉर यू टू चेंज इट फॉर देम इज ऑल्सो डिफिकल्ट। सो या इट इज समटाइम्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू टीच समथिंग न्यू टू अ पर्सन जो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं, एंड ऑल्सो टू चेंज कैरेक्टर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन जिसका अगेन वो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो गए। डन? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हिट द ब्लैंक, हिट द टेबल, हिट द सैक, हिट द बैग, हिट द चेयर। तो ये बड़ा इनफॉर्मल और बड़ी ह्यूमरस वे में यूज़ किया जाता है ये, विच इज़ हिट द टेबल, टेबल को मारो, हिट द सैक, हिट द बोरी, हिट द बैग या फिर हिट द चेयर। सो ये टेबल, बैग, चेयर कुछ नहीं है, ये सैक है विच इज अ बोरी। सो हिट द सैक का मतलब क्या है, बोरी को मारोगे कुछ नहीं मिलेगा उससे। ये बोला जाता है टू गो टू बेड, उसके लिए। सो टू गो टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप के लिए बोलते हैं हिट द सैक, ठीक है। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है, लाइक क्योंकि बहुत इन्फॉर्मल टाइप के हो जाते हैं, बट क्या पता भैया, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो या यू शुड नो दिस। तो ये यूज भी कर सकते हो वैसे। हिट द सैक मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि यू आर गोइंग टू स्लीप, लाइक यू आर गोइंग टू बेड इन ऑर्डर टू स्लीप, ऑब्वियसली। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक आउट इन द कोल्ड, ठंड में क्या, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अकेले छोड़ दिया गए हो। सपोर्ट आउट इन द कोल्ड, सपोर्ट आउट, breathe out in the cold, try out in the cold. Now what it is saying, this is obviously left out, मतलब ठंड में
अकेला छोड़ दिया है। अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स टू नॉट अलाउ समवन टू बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑन एन एक्टिविटी। ये तो वही बात हुई दैट बहुत ज़्यादा ठंड है, सब लोग चले गए अंदर कि भैया हमारे पास वार्म क्लोथ्स नहीं है, ठंड लग रही है हमको, सब चले गए और दरवाज़ा बंद, और ये एक पर्सन जो है उसको बाहर ही छोड़ दिया ठंड में। तो आप क्या चाह रहे हो कि ये पर्सन को आप अपने ग्रुप या एक्टिविटी में शामिल नहीं करना चाहते। सो अगर किसी को इफ समबडी इज नॉट अलाउड टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और एन एक्टिविटी, दैट पर्सन इज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, ब्लैंक द ओशन। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई ड्रिंक द ओशन, ओशन इज सागर, महासागर, ठीक है। सो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप ओशन को पी रहे हैं, सी द ओशन, ठीक है, यू हैव टू लुक एट द ओशन, बॉयल द ओशन एंड देन यू हैव फिल द ओशन। अब देखो चारों ही हो सकता है देखा जाए तो। अगर हम ओशन को कुछ बहुत ही ज्यादा मैसिव कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ऐसे लिंक कर रहे हैं, सो यू आर ड्रिंकिंग समथिंग विच इज वेरी वेरी मैसिव, यानी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने पर ले ली है। मे बी सी द ओशन, कुछ बहुत बड़े लेवल पे कुछ देख रहे हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखो। बॉयल द ओशन, बहुत बड़े लेवल की चीज़ों पे आपको काम करना है, बिकॉज यू हैव टू बॉयल द ओशन विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड फिल द ओशन, आपको ओशन को भरना है, ठीक है। नाउ दिस इज बॉयल द ओशन। तो इसमें आप ना तो ड्रिंक लिखेंगे, ना सी लिखेंगे, ना फिल लिखेंगे, आप यहाँ पे बॉयल द ओशन बोलेंगे, जिसका मतलब है टू अंडरटेक एन इम्पॉसिबल टास्क। इम्पॉसिबल है ना, बॉयल कर लोगे ओशन को? नहीं। सो यू हैव अंडरटेकन एन इम्पॉसिबल टास्क और प्रोजेक्ट, और टू मेक अ जॉब और प्रोजेक्ट अननेसेसरीली डिफिकल्ट। आपने या तो खुद ही बहुत ही डिफिकल्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम अपने ऊपर ले लिया है, या फिर आपने काम को इतना डिफिकल्ट बना दिया, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि इट हैज़ बिकम लाइक इम्पॉसिबल टू फुलफिल इट, एज इफ आपको ओशन बॉयल करना हो उतना इम्पॉसिबल। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक योर मार्बल्स, हैव योर मार्बल्स। अब अपने मार्बल्स अपने पास रखो, गेन योर मार्बल्स, अपने मार्बल्स गेन कर लो, लूज योर मार्बल्स या कीप योर मार्बल्स। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, है ना, बिकॉज हमें नहीं पता यहाँ पे मार्बल्स को किससे लिंक कर रहे हैं। सो दिस इज लूज योर मार्बल्स। इसका मतलब क्या है? इफ समवन हैज लॉस्ट देयर मार्बल्स, देयर आइडियाज और बिहेवियर आर वेरी स्ट्रेंज, एज इफ दे हैव बिकम इनसेन। सेन क्या होता है? जब आप अपने नॉर्मल सेंसेस में होते हो, आप नॉर्मल बिहेव करते हो जैसे कि हर कोई करता है, ठीक है। इनसेन का मतलब बहुत ही अजीब तरीके से लॉजिकल इनसेंसिबल वे में बिहेव करना। सो अगर ऐसा कोई बोल रहे हो आप कि भैया दिस पर्सन हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, इसका मतलब वो पर्सन इतना अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो अपने सेंसेस खो चुका है, या मे बी कुछ ऐसा हुआ है कि ही इज नॉट एबल टू रिएक्ट प्रॉपर्ली जैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो इफ यू वांट टू से दैट समबडी इज बिहेविंग वेरी स्ट्रेंज, या किसी के आइडियाज बहुत स्ट्रेंज है, यू कैन से यू हैव लॉस्ट योर मार्बल्स। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ ब्लैंक। अब इसमें दो लाइन्स आती हैं, एक आता है टेक दिस विद अ पिंच ऑफ, और एक आता है टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ। अब ये क्या है? पिंच ऑफ सुना है अगर तो आपको आंसर पता होगा। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ स्टोन, पेपर, सॉल्ट, राइस। अब एक बात बताओ, स्टोन का कोई ग्रेन नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, पेपर, सॉल्ट, राइस में से कुछ ले सकते हो। अब यहाँ पर हम पता है क्या यूज करते हैं? पिंच भी यूज करते हैं। सो कैन इट बी पिंच ऑफ पेपर, सॉल्ट, राइस? राइस नहीं हो सकता, इट कुड बी पेपर एंड सॉल्ट। सो पेपर और सॉल्ट में से एक ऑप्शन चूज करना है, विच इज नमक, ऑप्शन नंबर सी। कि इस चीज को चुटकी भर नमक के साथ लो, या फिर इस चीज को एक ग्रेन, एक दाने, नमक के दाने जैसे लो। इसका मतलब ये होता है टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट। आपको ये चीज समझनी होगी कि हो सकता है कि ये बात जो है शायद झूठ हो, शायद वो सही ना हो। तो हमेशा हर एक चीज़ को पूरी तरीके से ऐसे शुगर की तरह मीठा मीठा नहीं लेना है, आप उसको थोड़ा चुटकी भर नमक के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर पहले ही पता रहेगा कि शायद ये गलत हो सकता है, शायद ये सच ना हो, तो एटलीस्ट आपने पहले आप प्रिपेयर थे उसके लिए। सो टू टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ या पिंच ऑफ सॉल्ट इज दिस। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। थ्रू थिक एंड ब्लैंक, थ्रू थिक एंड हाई, थ्रू थिक एंड थिन, टू थिक एंड लाइट, थ्रू थिक एंड पीस। तो थिक एंड थिन होता है, ठीक है, जो एक साथ जाते हैं वर्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, थ्रू थिक एंड थिन। अब ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, और आप कॉमन यूज कर सकते हो, लाइक आप कॉमन नहीं, मतलब आप इसे यूज कर सकते हो, विच मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। आप कह सकते हो दिस पर्सन हैज बीन विथ मी थ्रू माई थिक एंड थिन।
इसका मतलब मेरी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस रही हो, वो डिफिकल्ट थी, अनप्लेजेंट थी, जैसे भी सर्कमस्टांसेस थे लाइफ में, अच्छे बुरे, हमेशा ये पर्सन मेरे साथ रहा है. सो योर पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर विथ यू इन योर थिक एंड थिन. तो उस तरीके से ध्यान में रखो, ठीक है. तो समथिंग जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस थी और सम जो बहुत अच्छी सिचुएशंस थी, दोनों में कोई साथ हो. सो दैट इज थ्रू थिक एंड थिन. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट है नॉट माई कप ऑफ वॉट. ना ये भी बहुत कॉमन है, आई गेस आप यूज भी कर सकते हो इसको और आपने सुना भी होगा. इज इट नॉट माई कप ऑफ ड्रिंक, नॉट माई कप ऑफ वाटर, नॉट माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ टी. ना हम पानी के साथ, वाटर के साथ हमेशा ग्लास ऑफ वाटर बोलते हैं, कप ऑफ वाटर नहीं बोलते हैं. ऑल्सो ड्रिंक, नॉट माई कप ऑफ ड्रिंक बोल सकते हैं, कॉफी भी बोल सकते हैं, टी भी बोल सकते हैं, बिकॉज हम कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी बोलते हैं. वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. सो इस तरीके से वाटर हट जाएगा. इट इज नॉट कॉफी और ड्रिंक, बिकॉज हम ना एक ऐसी चीज उठा रहे हैं जो बड़ी कॉमन है, विच इज चाय. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी टी. तो अगर कुछ ऐसा है जो आप बोलना चाहते हो कि ये मेरे लाइकिंग का नहीं है, या फिर ये चीज मुझे पसंद नहीं है, या फिर ये फील्ड या इस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, यू कैन से दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. क्लियर? सो दिस मीन्स व्हाट? नॉट व्हाट वन लाइक्स और इज इंटरेस्टेड इन. सपोज you get an option कि we are going to जैसे आपके पास कोई दोस्त आते हैं and they say कि we are going to join पेंटिंग क्लासेस. ठीक है. आपसे बोलते हैं वुड यू लाइक टू ज्वाइन इन, और आप बोलना चाहते हो कि भैया मेरे को पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो डोंट बी लाइक नो 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 आई डोंट वांट टू कम बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, आई डोंट लाइक इट. इतना बोलने से अच्छा यू कैन से नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. यानी कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे जाता है. अ फ्यू ब्लैंक शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक. अब ये बहुत ह्यूमरस वे में भी यूज किया जाता है, कभी कभी थोड़ा ऐसे एम्बैरस करने के लिए इंसल्टिंग वे में भी यूज कर लेते हैं इसको, बट बिकॉज अगर ये आ गया तो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. सो अ फ्यू ब्लैंक शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक इज अ फ्यू केक्स शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, अ फ्यू बन्स, अ फ्यू सैंडविचेस, अ फ्यू स्वीट्स. पिकनिक में केक, बन, स्वीट्स इतने फेमस नहीं होते जितना सैंडविच फेमस होता है. सो दिस इज गोइंग टू बी सैंडविचेस. अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ अ पिकनिक, विच इज someone is very foolish or is behaving very strangely. अगर कोई बहुत stupid way में, बहुत ही silly foolish way में behave कर रहा है, या somebody is behaving very strange manner में, then you can say a few sandwiches short of a picnic. But this is not used for everybody. हर किसी के लिए use नहीं कर सकते हो. This is something जो अगर आप like बहुत ज़्यादा close and you feel कि उनको बुरा नहीं लगेगा, बहुत ही extremely informal है, तब आप use कर सकते हो. Clear? तो it is a few sandwiches short of a picnic. Clear? Okay. टू ब्लैंक द बीन्स. अब ये भी बड़ा कॉमन है, बहुत जाना जाता है. टू स्पिल द बीन्स, टू स्प्रेड द बीन्स, टू हैव द बीन्स, टू डिलीट द बीन्स. अब बीन्स हैं, ठीक है. अब आप उसको स्पिल भी कर सकते हो, स्प्रेड भी कर सकते हो. यू कैन हैव देम ऑल्सो एंड डिलीट द बीन्स. डिलीट थोड़ा अजीब लग रहा है ना. सो दिस इज टू स्पिल द बीन्स. अब ये कुछ ऐसे इडियम्स प्रोवर्ब्स जो हम इंट्रो, बिगनर और इंटरमीडिएट में अभी तक जितना पढ़ा है, अगर हमने कुछ भी सीक्रेट से रिलेटेड पढ़ा है, आप उस कैटेगरी में इसको भी लिख लो. ठीक है. सो दिस इज टू स्पिल द बीन्स विच इज रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रीटली. बिना लाइक आप जानते नहीं हो उस चीज को, यानी कि यू डोंट वांट इट. ठीक है ना. बिना विल किए, यानी कि आप इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट लाइक कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, बट आपने क्या कर दिया, गलती से सीक्रेट इंफॉर्मेशन सबको बता दी. यू हैव स्पिल्ड इट, यू हैव रिवील्ड इट. तब बोल सकते हैं टू स्पिल द बीन्स. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट. अ ब्लैंक इफेक्ट. ये भी बड़ा अच्छा सा है एक फ्रेज, विच इज अ फॉग इफेक्ट, अ स्नोबॉल इफेक्ट, अ बॉल इफेक्ट, आइस इफेक्ट. अब स्नोबॉल का कैसा होता है ना, जैसे अगर यहाँ पे एक छोटा सा स्नोबॉल बना, ये कोई हिल है, ठीक है. अब ये रोल करते हुए जैसे ही जाएगा ना, यहाँ पे और आइस आ जाएगी, ये और बड़ा हो जाएगा. अरे हिल ही गायब हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज और स्नो ऐड हो जाएगा. फिर यहाँ पे और ज्यादा स्नो है, ये फिर यहाँ पे रोल करते हुए जाएगा, तो ये और बड़ा हो जाएगा. तो ये धीरे 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 बर्फ जो है ऐड होती जाएगी और वो स्नोबॉल बड़ा होता जाएगा. ठीक है. ऐसे इफेक्ट को कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, और वही इसका आंसर है अ स्नोबॉल इफेक्ट, जिसका मतलब है this means a situation in which one action or event causes many other similar actions or events. एक स्नोबॉल थी, नीचे रोल होते हुए गई और स्नो लग गया और बड़ी हुई और स्नो लगा, बड़ी बड़ी होते 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 ऐसे क्या हो रहा है ना, एक जैसी चीज जो है वो और बड़ी होती जा रही है और होती जा रही है. सो वही चीज है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एक्शन या एक इवेंट के बाद और ऐसे एक्शंस और ऐसे इवेंट्स हो जाएं, तो आप उसे स्नोबॉल इफेक्ट कह सकते हो. डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज कीप एन ब्लैंक टू द ग्राउंड. कीप एन
ठीक है, टू द ग्राउंड. व्हाट? कीप एन आई, कीप एन एल्बो, कीप एन ईयर, कीप एन ईट. कीप एन ईट कैसे रखोगे, है ना? सो ये तो हट जाता है. एल्बो रख सकते हो, आई रख सकते हो, आंखें रख सकते हो क्या? ठीक है, मतलब ऐसे देख सकते हो. और ईयर भी ऑब्वियसली यू कैन हियर. तो यहाँ पर ईयर इज द करेक्ट वन. कीप एन ईयर टू द ग्राउंड. अब इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इवेंट्स and trends. You should be informed, you should be aware of all the events and trends whatsoever is going on. So उसे कहते हैं keep an ear to the ground, यानी be aware of it. Clear? Okay, चलो next. Blank at the end of टनल. जब ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं तो कई बार ना हम टनल से गुजरते हैं, ठीक है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है. बट कैसे पता चलता है कि हम टनल के एंड पे पहुंच रहे हैं? बिकॉज बिल्कुल एंड में हमको क्या दिखता है? लाइट दिखता है ना? दैट इज व्हाट इज लाइट. कहाँ पर? टनल के बिल्कुल एंड में. सो होप, लाइट, रे, थंडर, दिस इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन अ सिचुएशन that has been bad for a long time or signs that a long and difficult piece of work is almost finished. यानी बहुत अंधेरा होता है टनल में और उसके आखिरी में होती रोशनी. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद एक उम्मीद की किरण, ठीक है, एक रे ऑफ होप, या फिर कुछ ऐसा कि आपको लग रहा है नहीं कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर बहुत डिफिकल्ट काम बहुत टाइम से करते जा रहे हो, अब आपको दिख रहा है कि अब बस ये खत्म ही होने वाला है. दैट इज व्हाट इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो वो होप, वो एक बोल सकते हैं हैप्पी पॉइंट, एक साइन ऑफ बेटरमेंट, एक इंप्रूवमेंट, उसे कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. ब्यूटिफुल, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट. 38. ब्लैंक इन द कॉफिन. ये भी बहुत यूज किया जाता है ज़्यादातर ना, अगर लिटरेचर वगैरह में कोई प्ले है जो बहुत एडवांस लेवल का लिखा हो, ये बहुत उसमें यूज करते हैं राइटर्स. ब्लैंक इन द कॉफिन. सो इज इट नेल इन द कॉफिन? कॉफिन सबको पता है, ठीक है, नेल मतलब कील. नट इन द कॉफिन, स्क्रू इन द कॉफिन, हैमर इन द कॉफिन. ठीक है, सो दिस इज नॉट नट, स्क्रू, हैमर, दिस इज नेल इन द कॉफिन. अब ये दो तरीके से दिया जाता है. ऐसे भी होता है कि फाइनल नेल इन द कॉफिन, या फिर सिर्फ नेल इन द कॉफिन. फाइनल का मतलब होता है बिल्कुल आखिरी. तो अभी हम जो मीनिंग पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आखिरी वाला जोड़ के फिर अलग मीनिंग बताऊंगी. ठीक है, सो नेल इन द कॉफिन का मतलब है वन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्शंस दैट सीरियसली हार्म समवन और समथिंग. कुछ वैसे ही बहुत खराब हो रहा था, उसमें आपने और एक कील लगा दी, तो क्या कर रहे हो आप? उसको और खराब कर रहे हो. तो जो भी नेल इन द कॉफिन है, इसका मतलब नेल आर दी सिचुएशंस और सीरीज ऑफ एक्शंस जो आपने फॉलो किए या आपने यूज किए, जिसकी वजह से फाइनली कुछ जो गलत हो रहा था वो और गलत हो रहा है. ऑल्सो अगर यहाँ पे लिखा होता फाइनल नेल है, बिल्कुल अल्टीमेट नेल है, इसका मतलब वो लास्ट सीरीज ऑफ इवेंट या वो लास्ट इवेंट जिससे तो आपने मोहर ही लगा दी कि भैया सब खराब हो. दैट इज व्हाट इज नेल इन द कॉफिन. डन? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. रेनिंग, ब्लैंक एंड डॉग्स. ये भी बहुत कॉमन है. जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. सो इफ समबडी आस्क्ड यू कि व्हाट अबाउट द वेदर देयर, वहाँ पे मौसम कैसा है एंड स्टफ, एंड आप ये बोलना चाहते हो यहाँ पे हैवी रेनफॉल है, बहुत तेज बारिश है, तो यू कैन से इट इज रेनिंग. डॉग्स है तो क्या होगा भाई? कैट्स. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, सो पिजन्स, कैट्स, काउज, क्रोस में क्या है? Cats is the correct option. तो आप बोल सकते हो कि it is raining cats and dogs, यानी कि something that you say when it is raining heavily. So when it is raining बहुत ज़्यादा तेज, तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो. डन? ओके, चलो नेक्स्ट. Be in a tight blank. 40th क्वेश्चन में be in a tight rope, be in a tight game, be in a tight point या be in a tight spot. अब आपने स्पॉट जरूर सुना होगा, टाइट स्पॉट. ठीक है, ऐसे ही इसको कहते हैं बी इन अ टाइट स्पॉट. मतलब ये सुना हुआ होगा आपका. सो टाइट रोप, टाइट गेम, टाइट पॉइंट आपने ना सुना हो, बट टाइट स्पॉट डेफिनेटली कभी ना कभी तो सुना ही होगा. सो इसका जो मीनिंग है वो है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. टाइट स्पॉट है मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो जो बहुत 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 डिफिकल्ट है. सो आप अगर ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, देन यू कैन गो विद व्हाट? इट इज अ टाइट स्पॉट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. A bolt from the blank. अब हम 41 क्वेश्चन पे आ गए, सिर्फ अब 10 क्वेश्चन बचे हैं. आई होप अभी तक के 40 क्वेश्चंस वर वेरी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, ऑल राइट, चलो. अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लैंक, तो बोल्ट में बी लेटर से हम कुछ यहाँ पे रखने वाले हैं. सो अ बोल्ट फ्रॉम द रेड, अ बोल्ट फ्रॉम द सी,
a bolt from the sky, a bolt from the blue. So blue is the word जो हम यहाँ यूज करते हैं, a bolt from the blue. अब इसका मतलब क्या है? A sudden, unexpected and usually unwelcome event. मतलब कहीं से भी आपने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कुछ आएगा, and from somewhere, I don't know from where, some situation strikes. तो कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, कुछ ऐसा जो आपको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऑब्वियसली इसीलिए वो अनवेलकम था. एंड इफ सडन सॉर्ट ऑफ इस तरीके की कोई चीज होती है उसे कहते हैं दिस वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. क्लियर? ओके, नेक्स्ट 42 है कूल एज अ ब्लैंक. अब ये भी बड़ा क्यूट सी फ्रेज है ये, और ये भी बहुत कॉमन है. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन बड़ा ही चिल्ड आउट रहता है, बिल्कुल काम कंपोज्ड, बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो इतना काम कंपोज्ड, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ गोड, कूल एज अ पपाया, कूल एज एन ऑरेंज होना चाहिए था, तो इसीलिए ऑरेंज तो हट गया. ठीक है, बाकी कोई कितना कूल होगा, लाइक कुकुम्बर मतलब ककड़ी, खीरा. ठीक है, गोड मतलब लौकी, अब वो कोई भी लौकी, लाइक जो गोड फैमिली होती है, बॉटल गोड एंड स्टफ. देन यू हैव पपाया, पपीता. तो अब क्या ज्यादा ठंडा होता है इनमें से? कुकुम्बर. इट इज नोन फॉर इट्स रिफ्रेशिंग कूल पार. तो इसीलिए अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा कूल रहता है, बिल्कुल काम, तो हम उनको बोल सकते हैं दिस पर्सन इज कूल एज अ कुकुम्बर. सो वेरी काम एंड रिलैक्स, स्पेशली व्हेन यू वन नॉट एक्सपेक्टेड, लाइक one was not expected like this, या फिर you did not expect the person to be like this. तो अगर आपने एक्सपेक्ट ना किया हो किसी को कि वो इतना कूल पर्सन होगा, बट द पर्सन was so cool, calm, बिल्कुल रिलैक्स, तो उनको बोल सकते हैं कि this person was cool as a cucumber. Clear? All right. Okay, next. पीस ऑफ ब्लैंक, ये भी बहुत कॉमनली आप यूज कर सकते हो, विच इज पीस ऑफ सैंडविच, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ फ्रूट, पीस ऑफ बन. तो अगर कोई ऐसा बोलना चाह रहे हो ना आपकी, ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मल काम था मेरे लिए, तो यू कैन से इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू. लाइक अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं, लाइक कि कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझसे काम नहीं होगा, और आप बोलना चाहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो आपके लिए बड़ा इजी है, सो डोंट से इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट. आप बोल सकते हैं कम ऑन, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ठीक है, इसका मतलब कि बहुत ही नॉर्मल ईजीएस्ट चीज है उस इंसान के लिए. ऑल्सो इफ यू से कि दिस इज पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी मेरे लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है, ऑल राइट. चलो नेक्स्ट पे आते हैं 44th, द ब्लैंक ऑन द केक. मतलब बहुत केक केक की बात करें हम लोग. सो दिस इज द ब्लैंक ऑन द केक. इसमें दो चीजें यूज की जाती हैं, दोनों बता दूंगी मैं. पहले सबसे पहली बात तो इज इट द चिप्स ऑन द केक, लाइक व्हाट चिप्स? द चोको चिप्स, है ना. द चिप्स ऑन द केक, द क्रीम ऑन द चेक, द आइसिंग, द चोको ऑन द केक. सो ये एक तो हो जाता है भाई द आइसिंग ऑन द केक, विच इज ऑप्शन नंबर सी. और इसी तरीके से एक आपने सुना होगा द चेरी ऑन द केक, उसकी भी मैं बात कर लूंगी. सबसे पहले द आइसिंग ऑन द केक, जो केक के ऊपर पूरी आइसिंग लगती है ना, व्हाइट पूरा क्रीम एंड ऑल, उसको क्या बोल, मतलब उसका क्या मतलब है? समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर. मतलब सब अच्छा अच्छा हो रहा था और एकदम से और कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो क्या था भैया? केक. वैसे ही आप खुश थे, बहुत अच्छा था, उस पर आइसिंग भी कर दी तो वो और बेहतरीन हो गया. वैसे ही केक बड़ा टेस्टी था, उस पर और चेरी भी लगा दी, यानी और एक और चीज ऐड हो गई जिससे वो और ज्यादा बेटर हो रहा है. तो आप दोनों ही के लिए बोल सकते हो द आइसिंग ऑन द केक एंड द चेरी ऑन द केक. बोथ ऑफ देम मीन्स कि एक सिचुएशन जो बहुत अच्छी थी वो और अच्छी हो गई. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. आई एम ऑल ब्लैंक, आई एम ऑल आईज, आई एम ऑल हैंड्स, आई एम ऑल नोज, आई एम ऑल ईयर्स. ठीक है, तो अगर किसी चीज में आप बोल रहे हो कि आई एम फुल्ली इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, एंड मैं पूरी तरीके से सुन रहा हूँ, लाइक समबडी इज लाइक तुम सुन भी रहे हो एंड यू आर लाइक आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि मैं सब कुछ सुन रहा हूँ. सो यू विल यूज व्हाट? ऑप्शन डी, पहले बता दिया. एंड दिस मीन्स ईगर टू हियर समथिंग एंड लिसनिंग अटेंटिवली. मतलब आप बहुत ज्यादा या तो ईगर हो, जानना क्या बोलते हैं उसके, इच्छुक हैं आप कुछ सुनने के लिए. ऑल्सो या फिर आप ये बोल रहे हो कि बहुत अटेंटिव हो, आप बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रहे हो, देन यू विल बी लाइक आई एम ऑल ईयर्स. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं विच इज नाउ 46th क्वेश्चन, ब्लैंक एज अ बी. ये भी आई होप आपने सुना होना चाहिए, बिकॉज बड़ा कॉमन है ये. कंफ्यूज एज अ बी, बी जो होती है मक्खी, वो या फिर हनी बी ले लो आप, मधुमक्खी, तो घूमती रहती है ना, जू 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 बस करती रहती है. सो आई यू लाइक कि वो कंफ्यूज होती है, तो कंफ्यूज एज अ बी. बिजी एज अ बी, बिकॉज बीज बहुत बिजी रहता है, बहुत काम करते हैं वो. ठीक है, सो बिजी एज अ बी. लविंग एज अ बी, इज अ बी लविंग इंसेक्ट? वी डोंट नो, मे बी कंसिडर किया हो. वर्किंग एज अ बी, लाइक जैसे बीज काम करते हैं वैसे हम काम कर रहे हैं, सो मे बी उससे लिंक किया, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, बट इसे हम सेम लेटर वाला यूज करते हैं, तो बिजी एज अ
बी जो है ये परफेक्ट वन है। सो ऑप्शन बी बेस्ट है यहाँ पे फिट। बिजी एज अ बी यानी बहुत 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 ज़्यादा बिजी, बहुत 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 ज़्यादा हार्ड वर्किंग। सो टू बी मूविंग अबाउट क्विकली डूइंग मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप फटाफट फटाफट सब कुछ कर रहे हो, ये काम फिर वो काम फिर ये काम, तो आप एक बी की तरह, एक मक्खी की तरह बिजी हैं। सो बिजी एज अ बी मीन्स यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू आर लाइक इन अ हरीड स्टेट ऑफ एक्शन, लाइक आप बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लैंक योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, टेक योर हॉर्सेस, गेट योर हॉर्सेस, हेल्प योर हॉर्सेस, कुछ भी हो सकता है ना, बट इसको हम यूज करते हैं, वही मैं चीज बोलूंगी, सेम लेटर। सो हॉर्सेस है तो यू विल गो विथ होल्ड। तो ऑप्शन ए बेस्ट फिल है यहाँ पे, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को लगाम दो। अब इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स यूज टू टेल समवन टू स्टॉप and consider carefully their decision or opinion about something. If somebody is like, मैंने तो decide कर लिया भैया, I'm going to do this, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं तो अब ये करूँगा वो करूँगा, and you want to tell the person कि प्लीज थोड़ा शांति से सोचो क्या बोल रहे हो, तो you will be like, come on, hold your horses, ठीक है? यानी कि वापस से अपने जो भी decisions हैं, opinions हैं, उसको फिर से सोचो। You should kind of consider it once again, ताकि कोई बड़ी गलती ना कर दो, ब्लंडर ना कमिट कर दो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। Add blank and sevens। अब sevens है तो कुछ डिजिट वाला लेकर आएंगे हम। सो एट 11s एंड 7s, एट 5s एंड 7s, एट 6s एंड 7s, एट 2s एंड 7। अब 7 के पहले 5 आ सकता है, 7 के पहले 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, बट 11 नहीं आ सकता, तो 11 हटा दो। एंड बिल्कुल पहले क्या आता है? 6s, तो ये 6 मतलब, तो इट इज गोइंग टू बी एट 6s एंड 7s। अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स इन अ स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसएरे, लाइक यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। 6 7 मतलब कुछ भी बोला ना, कुछ समझ आ रहा है 6 7 क्या होता है? नहीं, तो वैसा ही मीनिंग है, मतलब एक बहुत ही कंफ्यूज, बिल्कुल डिसअरेंज्ड स्टेट में है, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल भी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। देन वी गो विद एट 6 एंड 7। डन? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। बाय ब्लैंक एंड स्टार्स, by fits and starts, by wrong and starts, by right and starts, by bits and starts। तो ये जो पर्टिकुलर यूसेज है ना, ये इवन लिटरेचर्स में भी यूज होता है। आई गेस ये 10th स्टैंडर्ड की कोई लिटरेचर स्टोरी में भी यूज किया गया है, ठीक है, लिटरेचर में, सीबीएसई की बुक्स में। सो बाय ब्लैंक एंड स्टार्स, सो इज इट फिट्स, रॉन्ग, राइट, बिट्स। तो आप यहाँ पर एस वाले कुछ लेंगे तो रॉन्ग हटा दो, राइट हटा दो, फिट्स और बिट्स में से फिट्स ले जाओ। सो इट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कभी ऑन कभी ऑफ, लाइक कभी कुछ काम चल रहा है फिर रुक जा रहा है, ऐसे बंद चालू टाइप्स, ठीक है। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इज विद इररेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, समटाइम्स इट्स लाइक बिल्कुल स्टार्ट हो गया है काम, समटाइम इट सडनली स्टॉप्स। तो ये इररेगुलर एक्शन है एक्टिविटी का, उसे कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्लियर? ऑलराइट, चलिए, और इसी तरीके से आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। बिल्ड कासल्स इन द ब्लैंक। कासल होते हैं महल, ठीक है, और आप अगर वो कासल्स बना रहे हो पानी में, दिमाग में, ड्रीम्स में, सपनों में या एयर में, तो पानी में तो कासल नहीं बनाओगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज नोन एज बिल्ड कासल्स इन द एयर। हवा में ही महल बना रहे हैं आप, इसका मतलब सिर्फ हवा में ही चल रहा है सब कुछ, है ना। सो दिस मीन्स व्हाट? प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग। बस हवा में चल रहा सब कुछ, कुछ होना वाला है नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर कुछ ऐसा प्लान करो जो आपको भी पता है कि बिल्कुल लीस्ट चांसेस है कि वो पूरा होगा, रियलिटी में चेंज होगा, ऐसी चीजों को हम कहते हैं बिल्ड कासल्स इन द एयर। डन? ओके, सो इस तरीके से 50 MCQs आर डन। वी आर डन विद दीज इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। आई होप यू अंडरस्टूड ईच वन ऑफ देम। एंड या अभी तो और भी बाकी हैं क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट वीडियो अचीवर्स सेक्शन के टाइम पे सॉल्व करेंगे। सो अभी के लिए आई होप दैट यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बट या वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस एज ऑलवेज, और वो है अबाउट द वेबसाइट। सो आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे थे, वैसे ही अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी टॉपिक्स के वीडियोस जो हैं उन्हें इजीली एक्सेस करना चाहते हो, देन यू हैव वेरी गुड ऑप्शन। वो है बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द चैनल। यू कैन एक्सेस ईच एंड एवरी वीडियो, जो कि बहुत ही प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको दिख जाते हैं। सो आपको ज्यादा सर्च, स्क्रॉल, ये सब नहीं करना पड़ता ज्यादा। यू जस्ट क्लिक एंड गेट द वीडियोस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द ऑप्शन दैट यू वांट टू स्टडी। सपोज आप ओलंपियाड पढ़ना चाहते हो, नाउ फॉलो द सेम स्टेप्स फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। एंड इफ समबडी इज देयर, लाइक आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, या फिर यू हैव रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, प्लीज शेयर विद देम कि भैया यू हैव सो मच ऑफ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट क्वालिटी का। सो प्लीज
मेक श्योर कि आप किसी की भी मदद करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना ऑन द वन जो पढ़ना है आपको। सपोज आप ओलंपियाड के वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लिक कीजिए, ओलंपियाड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके सामने आ जाते हैं। जैसे आपको इंग्लिश ओलंपियाड पढ़ना है, यू हैव 9th and 10th सेपरेट लिस्ट, यू हैव 9th and 10th के लिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड सारे हैं, यू हैव IMO, RMO, INMO, PRMO, ठीक है। ऑल्सो यू हैव जीके ओलंपियाड का पूरा फोल्डर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका भी वीडियो आप देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th IEO का कोई टॉपिक देखना चाहते हो, क्लिक ऑन इट। जैसे क्लिक करोगे यू गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, क्लिक ऑन एनी टॉपिक, सपोज सिलेबस ओवरव्यू, एंड यू विल गेट द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है फॉर यू टू गेट टू द वीडियोज इन जस्ट फ्यू क्लिक्स रादर देन यू नो गोइंग सर्चिंग टाइपिंग, उससे बेस्ट ऑप्शन होता है। सो येस, वेबसाइट विजिट करो, जस्ट वॉच द वीडियोज, वंस यू आर डन विद दिस क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, सेम स्टेप्स फॉलो करो विद द नेक्स्ट टॉपिक्स और द सब्जेक्ट्स एंड यू गेट द वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू। तो बहुत आसान तरीका है टू एक्सेस ऑल दीज एग्जिस्टिंग वीडियोज। क्लियर? ओके, so with this you are done with the website का discussion, but yeah there should be a proper consistency maintained, एक regularity, एक टाइम टेबल, एक schedule तो बनता है ताकि आप अपनी preparation जो है वो बिना hindrance के और एक बिल्कुल एक होता है ना लगातार करते रहें। so for the time table you have just right here आपके सामने schedule, every Monday, Tuesday, Wednesday set your reminders कि ठीक सुबह 10 बजे you get IEO के videos, ठीक 1 बजे you get mathematics के videos and ठीक 7 बजे you get GK Olympiad के videos। so this is how it is easy for you to get the videos and एक टाइम टेबल फॉलो भी करो। साथ ही साथ वंस यू फॉलो दिस टाइम टेबल, इसको हैबिट बना लोगे, यू विल सी द चेंजेस इन योर प्रिपरेशन। क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग दैट आई जस्ट डिस्कस्ड, एंड इफ इट्स अ yes then you know what you have to do, just consider giving a big fat thumbs up to the video, share this and share about the channel with as many people as you can, and yes अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो क्या करना है, जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। so with this do not forget to like, share and subscribe, and yes we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.